हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, क्या बुक्स उसमें पढ़नी है और कैसे कैसे हमें आगे पढ़ाई करनी है। तो जैसे आपको पहले मैंने बताया था, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में कुल मिला के 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में हिंदी और इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कुल 7 पेपर से जो है आपकी मेरिट डिसाइड होती है। इसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं, 1 एसए का पेपर होता है और 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। कुल मिला के 7 पेपर होते हैं। तो आज हम बात करेंगे जीएस फर्स्ट की, यानी जनरल स्टडीज फर्स्ट, सामान्य अध्ययन का पहला पेपर। ये पेपर और मेंस के सारे पेपर देने से पहले कुछ जो है क्लैरिटी होनी जरूरी है। बहुत से लोग जब तैयारी करते हैं तो वो मेंस को एक पहाड़ के समान जो है सोच के उसको एज्यूम करके और जो है फिर तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो पहले से उनका मोरल डाउन हो जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जितनी पढ़ाई टफ जो है प्री की है उतनी मेंस की नहीं है। प्री में आपको कहीं भी कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में जो चीजें पूछी जानी है वो काफी अपेक्षित रहती है, काफी एक्सपेक्टेड रहती है। और सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट वो यहाँ पर है वो ये नहीं है कि आप कितनी चीजें जानते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप कैसे चीजों को एक्सप्रेस करते हो। आपकी जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी अपने आप को अभिव्यक्त करने का जो कौशल है, जो स्किल है, जो शक्ति है, वो कैसी है और उसमें आप कौन सी बातें जो है फॉलो करते हो। आप में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच किस तरह की, आप चीजों को कैसे जोड़ पाते हो एक विषय से दूसरे विषय के साथ, प्रेजेंट को जो है पास्ट के साथ, या किसी भी चीज को किस तरह से जोड़ते हैं। आपकी बातों में, आपके आंसर देने में कितनी कंसिस्टेंसी है, आपके आंसर्स में कितना सब्सटेंस है, ये सारी बातें जो है मेंस में चेक करी जाती है। साथ ही साथ बात करते समय आप कितने इनोवेटिव रहते हो, कौन सी नई बातें आप ला पाते हो। तैयारी करते समय हम एग्जामिनेशन हॉल से पहले जब तैयारी करते हैं, इस तरह से तैयारी करते हैं जैसे हमें मेंस के पेपर के अंदर न जाने कितना वक्त मिलने वाला है। तो पहली चीजें आपको कुछ क्लियर हो जानी चाहिए। पहली चीज जो वो ये कि टाइम एंड स्पेस आर नॉट एट योर डिस्पोजल, यानी आप जब पेपर देने बैठोगे 3 घंटे तो आपके पास में समय भी कम है, आपके पास में स्पेस भी कम है। जीएस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो कुल आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न में शुरू के जो 10 प्रश्न है वो 150 वर्ड्स जो है उसकी वर्ड लिमिट है और वो 10-10 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। अगले 10 क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर जो 250 शब्दों के पूछे जाते हैं आपसे। तो कुल मिला के करीबन 4000 शब्द आपको लिखने होंगे 3 घंटे के अंदर, और साथ ही साथ में आपको 20 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब 20 प्रश्नों के जो उत्तर जब आप देते हो तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितनी चीजें जानते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे लिख पाओगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब आपकी कॉपी कॉपी चेकर के पास जाती है तो आपको उसकी साइकोलॉजी के साथ उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। कॉपी चेकर जब कॉपी चेक करेगा तो उसको आपके आंसर्स में क्या चीजें चाहिए जो उसको चेक करके और वो अपनी कॉपी चेकिंग का कंप्लीशन कर दे। वो किसी भी तरह से आपके ज्ञान से अभिभूत होने के लिए नहीं बैठा है। वो प्रोफेशनल कॉपी चेकर है जिसको मास्टर की से, जो मास्टर की में उसको जो कीवर्ड्स मिले वो हमेशा उसकी आंखें एक्सरे के समान ढूंढती है। तो कोशिश कीजिए आपके उत्तर देते समय आप जो है आप वैसा ही सोचे जैसा आपको कॉपी चेकर सोचता है। आप हर वो काम कीजिए जो आपकी कॉपी चेकर के काम को आसान करने वाला है। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो ही आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच कर पाओगे। बहरहाल हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी जो है नोट्स आपको पढ़ने चाहिए, उसकी बातें। प्री में जैसे हमने चर्चा की थी वैसे ही हम जीएस के चारों पेपर्स की बात करेंगे, ऐसे की बात करेंगे और कुछ ऑप्शंस की भी बातें करेंगे। तो आज जीएस फर्स्ट में, जीएस फर्स्ट सामान्य अध्ययन फर्स्ट आपके अभिव्यक्ति कौशल को चेक करता है, आपकी नॉलेज की गहराई कितनी है, आप चीजों को कितना कंसिस्टेंटली, कितना सक्सेंटली आंसर्स लिख पाते हैं। यूपीएससी अपने गजट में ये बातें लिखता है। क्या पूछा जाता है? 3 विषय मोटे रूप में आपसे पूछे जाते हैं जीएस फर्स्ट के अंदर। पहला है हिस्ट्री, कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री। सेकंड जो टॉपिक है वो पूछा जाता है सोशल प्रॉब्लम एंड जो सोसाइटी से रिलेटेड बातें हैं। और तीसरा जो है वो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, रिसोर्सेज से रिलेटेड एंड इंडियन ज्योग्राफी। ये कुल मिला के 3 चीजें जो है वो मैक्रो जो है क्लासिफिकेशन है आपके जीएस फर्स्ट के पार्ट का। अब हम कोशिश करते हैं कि 2013 से जब से सिलेबस चेंज हुआ है, जब से जीएस के 4 पेपर हो गए हैं, तब से लेकर अब तक यानी 2019 तक जो पेपर हुए हैं जो मेंस के, उनमें क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं और आपको खुद को भी अंदाजा लग जाएगा कि आपको उसके लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले पहला जो टॉपिक हम बात चर्चा करेंगे वो है आर्ट, कल्चर और इंडियन हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं? देखिए, 2019 में गांधार आर्ट के ऊपर पूछा गया है। 2018 के अंदर अगेन इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज के ऊपर पूछा गया है। 2018 में चाइनीज और अरब ट्रेवलर्स यानी अरब यात्रियों के बारे में, चीनी यात्रियों के बारे में पूछा गया है। 2018 में चैतन्य महाप्रभु और भक्ति के बारे में पूछा गया है। 2017 में गुप्तों के सिक्कों के बारे में पूछा गया है। 2016 में
बौद्ध स्तूप कला के बारे में पूछा गया है। 2016 के अंदर अगेन कृष्णदेव राय का सांस्कृतिक अवदान पूछा गया है। 2015 में पूछा गया है भारत के कल्चर की ट्रेडिशन और विश्व की जो कल्चर है उनमें कंपैरिजन पूछा गया है। 2015 में मध्यकालीन या जिसको कहा मध्य पाषाण कालीन जो गुहा चित्रकला है उसके बारे में पूछा गया है। 2014 में इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर पूछा गया है। 2014 में अगेन गांधार स्कल्पचर के बारे में, गांधार शिल्पकला के बारे में पूछा गया है। 2014 में तक्षशिला और नालंदा विद्या के केंद्रों के बारे में पूछा गया है। 2014 में सूफी और जो रहस्यवादी आंदोलन है मध्यकालीन उनके ऊपर पूछा गया है। 2013 में संगम लिटरेचर के ऊपर पूछा गया है और 2013 में तांडव नृत्य और चोल आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया है। तो आपने 2013 से लेके 2019 तक के आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स जो है आपको सिलेबस जो है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब आप देखिए कि ये आपका सिलेबस दिया हुआ है और सिलेबस में से 2013 से लेके 2019 तक जो टॉपिक्स पूछे गए वो किस चीजें से पूछे गए। ज्यादातर जो एस्पेक्ट्स है वो कल्चरल एस्पेक्ट्स है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेके वैदिक काल हो, चाहे बौद्ध काल हो, चाहे वो मौर्य का काल हो, मौर्योत्तर काल हो, गुप्त काल हो, गुप्तोत्तर काल हो, मध्य काल हो, इस समय में कल्चर के नाम पर क्या हुआ। कल्चर का मतलब धर्म में क्या हुआ है, धर्म के अलावा फिलॉसफी में क्या हुआ है, आर्ट में क्या हुआ है, आर्किटेक्चर में क्या हुआ है, पेंटिंग में क्या हुआ है, धर्म के नाम पर भक्ति और सूफी मध्यकाल है उनमें क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो ऐसी ही वो तमाम चीजें पूछी। विद्या के केंद्रों के बारे में पूछा गया है, साहित्य के ऊपर पूछा गया है। तो वो सारी चीजें जो हमने पहले प्री में बातें करी थी आर्ट एंड कल्चर में जो आपको पढ़नी है वो चीजें आपको मेंस में पढ़नी है। बस आपको लिखने का हुनर आना चाहिए। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप उत्तर देंगे तो 3 घंटे में आपको 20 सवालों के उत्तर देने हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में वही चीजें जो आपने प्री में पढ़ी थी वही इसके लिए पढ़नी है। आपको एनसीईआरटी की बुक्स जो मैंने आपको प्री में बताई थी, इसके अलावा 11th क्लास की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है एनसीईआरटी की, वो किताब आपको पढ़नी है। इसके अलावा कोई भी मोटी ऐसी किताब आपको नहीं पढ़नी है जो आप कभी भी एसिमुलेट नहीं कर पाओगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, आपको लिखने का हुनर आना चाहिए। 3 घंटे में 20 प्रश्न लिखने हैं, कुछ 150 शब्दों में, कुछ 250 शब्दों में, तो कुल मिला के आपको 7 मिनट के आसपास एक उत्तर देने में आपको समय मिलेगा, जिसमें आप 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे, ताकि ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, वो मैं अलग से उस पर वीडियो बनाएंगे उत्तर कैसे लिखे जाने हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और आप कौन सी रेल पकड़ रहे हो। तो आपके उत्तर जो है बिल्कुल जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए। तो 6 से 7 मिनट में आपको अपना उत्तर फ्रेम करना है, उतना ही आपको पढ़ना है। तो एनसीईआरटी की बुक्स वही किताबें पढ़िए, आर्ट एंड कल्चर की 11th क्लास की बुक पढ़िए, 11th 12th की एनसीईआरटी की जो बुक्स जो दे रखी हैं वो पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको जो कोई करंट में अगर कुछ आर्ट एंड कल्चर का इश्यू जो आपने प्री में पढ़ा उसको ध्यान में रखिए। अलग से कोई भी किताब पढ़ने के लिए आपको कोई भी जो उसकी दरकार नहीं है। फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री में जो दूसरा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न इंडिया का, भारत आजाद होने से पहले और अंग्रेजों के आने के बीच का जो काल है, लगभग आप समझ लीजिए 18वीं शताब्दी के मध्य से लेके और 20वीं शताब्दी के मध्य तक 200 साल का इतिहास है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है देखिए। 2019 में 1857 का विद्रोह पूछा गया है तथा भारतीय पुनर्जागरण के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा गांधी जी का जो काल है, राष्ट्रवादी आंदोलन, वो पूछा गया है और सत्ता के हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ पावर पे प्रश्न पूछा गया है। 2018 में अगेन महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया है। 2017 में 18वीं शताब्दी के बारे में पूछा गया है। नरमपंथी आंदोलन के बारे में पूछा गया है। भारतीय जो ट्रेडिशनल आर्टिजन यानी शिल्पकला, हस्तशिल्प जो थी उसके पतन के बारे में पूछा गया है। सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में पूछा गया है तथा उन चीजों के बारे में पूछा गया है जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो नए नए ऑब्जेक्टिव्स थे उनके बारे में। 2016 में अगेन 1857 का विद्रोह, स्वतंत्र आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के कंपैरिजन के बारे में पूछा गया है। 2015 में महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया है। 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पूछा गया है। 2014 में पानीपत के तृतीय युद्ध वहीं पर क्यों हुआ इसके बारे में पूछा गया है। अंग्रेजों की आर्थिक नीति के बारे में पूछा गया है। 2014 में अगेन नेवल म्यूटिनी यानी नाविक विद्रोह हुआ था उसके बारे में पूछा गया है। 2013 में भारतीय महिलाओं की भूमिका, भारत में आने वाले विदेशी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई और लॉर्ड डलहौजी के बारे में पूछा गया। तो ये देखकर हमें स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन की भी बड़ी बड़ी थीम्स पूछी गई है। अंग्रेज भारत में आए, 18वीं शताब्दी का भारत कैसा था। अंग्रेजों के भारत आने के बाद में भारत के अंदर सामाजिक सुधार हुए, धार्मिक सुधार हुए, जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए उनके बारे में पूछा गया है। उसके बाद में अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा नीति कैसे अपनाई उनके बारे में पूछा गया है। फिर अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, अंग्रेजों की अलग अलग प्रकार की नीतियां, राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ हो जाना, नरमपंथी चरण कैसे प्रारंभ हुआ, गांधी जी का काल कैसे प्रारंभ हुआ, सत्ता का हस्तांतरण कैसे हुआ। तो बड़ी बड़ी
घटनाएं और उनको आप किस रूप में देखते हो, वो एकदम आपके माइंड में अगर क्रिस्टल क्लियर होगी तभी आप 6 से 7 मिनट में उत्तर लिख पाओगे, वरना जो है आप डेविएट हो जाओगे। कोई भी नई किताब नहीं पढ़नी है। इसके लिए, इस पोर्शन को कवर करने के लिए विपिन चंद्रा की जो ओरिएंट ब्लैक स्वैन से बुक आती है वो, या पुरानी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, वो किताब आप जितनी बार पढ़ सके आप पढ़िए और थीम्स को छांट लीजिए। क्वेश्चन कैसे, इसकी उत्तर कैसे लेके जाएंगे, हिस्ट्री वाले पोर्शन के लिए अलग से हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको जो मैं आपको बुक बता रहा हूं वो यही किताब है, स्पेक्ट्रम इत्यादि आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल ये किताब पढ़िए एनसीईआरटी की, विपिन चंद्रा, पुरानी ओल्ड, जो अभी नई छपती है ओरिएंट ब्लैक स्वन से, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हिस्ट्री का जो तीसरा पोर्शन है वो है आजाद भारत में, यानी 1947 से लेके के बाद से लेके मोटा मोटी 64 तक पूछते हैं, कई बार उससे आगे का भी पोर्शन पूछा जाता है। उस समय में क्या क्या हुआ, आपके सिलेबस में जो दे रखी उनमें से प्रश्न आते हैं। इनमें से अभी तक क्या पूछा गया देखिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में 2013 के बाद में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। 2013 में भूदान आंदोलन पूछा गया, जय जवान जय किसान के बारे में पूछा गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो है आजादी के बाद भारत में क्या योगदान रहा वो पूछा गया, ताशकंद समझौते के बारे में पूछा गया है, और बांग्लादेश कैसे बना उसके बारे में पूछा गया है। 2013 के बाद में अब तक कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया। इसका मतलब ये नहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मोटी मोटी थीम जो है नेहरू युग में बड़े बड़े क्या काम हुए, विदेश नीति में क्या हुए, आर्थिक निर्माण में हमारे क्या क्या काम हुए, इसके अलावा जो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लिए उन पर क्या क्या चीजें आई, वो सारी चीजें आपको जो है क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए कौन सी किताब पढ़ोगे? इसके लिए आजादी के बाद भारत के इतिहास में पॉलिटिकल साइंस की जो बुक आती है वो आपको पढ़नी, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। केवल ये किताब पढ़नी है, इसके अलावा कोई किताब नहीं पढ़नी। हिस्ट्री का जो चौथा पार्ट है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। वर्ल्ड हिस्ट्री में सिलेबस में क्या क्या है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो आप ये देखेंगे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन से लेके आज तक के हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उनको आप कैसे समझते हो और उस पर आप अपने कैसे जो है उत्तर लिखते हो, उन पर प्रश्न पूछे गए। 2013 से लेके अब तक क्या क्या प्रश्न पूछे गए देखिए आप। 2019 में अमेरिकी और फ्रेंच रेवोल्यूशन का योगदान पूछा गया है। 2018 में गिरमिटिया जो लेबर है उनके बारे में पूछा गया है। 2017 में उपनिवेशीकरण डीकोलोनाइजेशन के ऊपर पूछा गया है। अगेन 2016 में भी अफ्रीका के अंदर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के बारे में यानी स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पूछा गया है। 2015 में 2 सवाल पूछे गए, एक पूछा गया औद्योगिक क्रांति पर और दूसरा पूछा गया विश्व युद्धों पर। अगेन 2014 में 3 प्रश्न पूछे गए, एक पूछा गया है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल यानी वहां आजादी की लड़ाइयां जो चली हैं देशों में, सुएज संकट के बारे में पूछा गया है, और नई आर्थिक नीति 1921 में पूछी गई है। 2013 में जापान के अंदर औद्योगिक क्रांति लेट क्यों हुई उसके बारे में पूछा गया है। अफ्रीका कैसे जो है अफ्रीका में जो राज्य बनाए गए उनके बारे में पूछा गया है। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पूछा गया है और महान आर्थिक मंदी के बारे में पूछा गया है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री जो है थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो जो टॉपिक दे रखे केवल वही आपको देखने हैं। एक बुक आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन, अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको हिंदी में जो बुक आती है वो लाल बहादुर वर्मा की बुक पढ़ सकते हो, अर्जुन देव की बुक आती है एनसीईआरटी की, वो पढ़ सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। इसके अलावा बाकी का जो इतिहास है वर्ल्ड वॉर से पहले से लेके और आज तक का इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो नॉर्मन लोगों की बुक आती है मास्टरिंग मॉडर्न हिस्ट्री, वो बहुत शानदार किताब है, पॉइंट वाइज लिखी गई है, इंग्लिश मीडियम आती है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन एक तरह से एज इट इज ट्रांसलेशन किया है स्पेक्ट्रम की विश्व इतिहास की किताब। तो हिंदी मीडियम वाले स्पेक्ट्रम की बुक ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले नॉर्मल लोगों की बुक ले लीजिए। इसके अलावा कोई भी किताब आपको टच नहीं करनी है। तो ये रही बात सारी हिस्ट्री की। जीएस फर्स्ट का सेकंड जो पार्ट है वो सोसाइटी से रिलेटेड है। सोसाइटी यानी भारतीय समाज या भारत की समाज से संबंधित क्या क्या गत्यात्मकता है उनके ऊपर। तो सोशल साइंस के बारे में पूछा गया, ग्लोबलाइजेशन, विमेन के बारे में और हमारे समाज के जो जो मुद्दे हैं उनके बारे में। तो समाज में क्या क्या मुद्दे हैं, सांप्रदायिकता के मुद्दे हैं, महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, नई आने वाली सामाजिक समस्याएं हैं, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद में भारतीय समाज पे क्या क्या प्रभाव पड़ा, वो एक एक करके आपको जो है पढ़ना है। अब इनको पढ़ने से पहले आपको ये देखना है कि क्या क्या प्रश्न अब तक पूछे गए हैं 2013 से लेके अब तक। 2018 में जाति व्यवस्था पर प्रश्न आया है, पंथ निरपेक्षता पे प्रश्न आया है, सांप्रदायिकता पे प्रश्न आया है। 2017 में जो भारत में स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस है और लव है, भारत में जो सहिष्णुता की जो एक स्पिरिट है उस पर प्रश्न पूछा गया है, सांप्रदायिकता पे प्रश्न पूछा गया है और सांस्कृतिक इकाइयां हैं, और इसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर प्रश्न पूछा गया है। 2016 में भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण पर प्रश्न पूछा गया है, भारत की जनजाति पर प्रश्न पूछा गया है, क्षेत्रवाद पर प्रश्न पूछा गया है और साथ ही साथ में क्षेत्रवाद प्रश्न। इसके अलावा 2015 में जो बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी की जो भारत में जो तबके वंचित तबके उनके प्रति नजर में क्या जो है थोड़ी भिन्नता है उन पर प्रश्न पूछा गया है। भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उन पर प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा दलित आइडेंटिटी पे प्रश्न पूछा गया है। 2014 में अगेन पंथ निरपेक्षता पर और क्षेत्रवाद पे प्रश्न पूछा गया है। टॉपिक से पता चलता है कि कुछ विशेष ऐसे मुद्दे हैं, खासकर क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता,
कल्चरल डाइवर्सिटी, इनको आप कैसे देखते हो सोसाइटी में? तो उसके लिए जैसे अगर ज्यादातर लोग बोलते हैं राम आहूजा की बुक पढ़ो, इसकी बुक, ऐसी कोई किताबें आपको नहीं पढ़नी है। भारतीय समाज नाम से एनसीईआरटी की बुक आती है, एक तो वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा आप जो अद्यतन अखबार वगैरह पढ़ते हैं उसमें भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडिया में जो है ये समस्याएं किस तरह। अगर आप विकिपीडिया पर इंडिया में सेक्युलरिज्म, इंडिया में कम्युनलिज्म, इंडिया में रीजनलिज्म इत्यादि पढ़ोगे तो भी मिल जाएगा। लेकिन जो बेस्ट बुक है इस पर पढ़ने वाले वो है आजाद भारत में जो 12th क्लास की बुक जो मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताई थी, उसमें बताई थी कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं जो सामने आई। तो वो किताब पढ़नी जो आपको स्क्रीन में नजर आ रही है। सोशल साइंस का जो दूसरा पार्ट में एक और टॉपिक पूछा जाता है कि भारत ने जैसे जैसे आजादी के बाद में अपना डेवलपमेंट किया तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे सामने आए जो विकास से संबंधित मुद्दे थे, गरीबी से जुड़े हुए थे, ऐसे मुद्दे थे जो भारत के समाज में डेवलपमेंट के साथ में जुड़ते आए, उन पे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए। देखिए 2019 में सस्टेनिंग इट्स कल्चर, भारत की सांस्कृतिक संस्कृति को कैसे बचाए रखना, उसके ऊपर प्रश्न है। 2019 में अगेन पंथ निरपेक्षता पे प्रश्न है, कल्चरल पॉकेट्स पे प्रश्न है। 2018 में गरीबी के निवारण पर प्रश्न है, नए राज्यों के निर्माण पे प्रश्न पूछा गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये पूछा गया है। 2017 पे कोई प्रश्न नहीं आया। 2016 में अगेन गरीबी निवारण के साथ में जो मुद्दे जुड़े हैं वो पूछा गया है। 2015 में भी गरीबी निवारण पे पूछा गया है। 2015 में जो श्रमिकों का प्रवास है, लेबर माइग्रेशन, जो अभी भी करंट का टॉपिक है, उस पर प्रश्न पूछा गया है। और 2014 में जॉइंट फैमिलीज हैं यानी संयुक्त परिवार है, उन पर प्रश्न पूछा गया है। तो अगेन ये जो समस्याएं हैं गरीबी की और समाज पर जो गरीबी का, समाज में जो गरीबी आजादी के बाद में भारत में उसका अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है, पॉपुलेशन से रिलेटेड सवाल, कल्चरल जो डायनेमिज्म उससे रिलेटेड सवाल, तो वो एनसीईआरटी। उसके अलावा आपको 2 साल की योजना पढ़नी है। योजना में जो गरीबी से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं और गरीबी का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है वो आपको समझना है। तो कोई अलग से किताब आपको इसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई अलग से नोट्स भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आप टॉपिक छांट लो और ये देखो कि गरीबी से संबंधित क्या क्या उसके सामाजिक जो है अर्थ बनते हैं, वो आपको खुद ब खुद उसमें समझ में आ जाएगा। आपको थीम उससे निकालनी पड़ेगी। सोशल साइंस के जो थर्ड पार्ट है वो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, वैश्वीकरण से रिलेटेड है। वैश्वीकरण यानी खगोलीकरण। एलपीजी जब रिफॉर्म्स भारत सरकार ने अपनाए उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन यानी विश्व अर्थव्यवस्थाओं से, विश्व व्यवस्था से भारत जुड़ा, बिल्कुल जो है पहले जो बांध रोक जो लग रखा था वो हट गया। तो उससे भारतीय समाज पे क्या प्रभाव पड़ा? तो ग्लोबलाइजेशन का भारत की महिलाओं पे प्रभाव, भारत के बूढ़ों पे प्रभाव, भारत के वंचित तबकों पर प्रभाव, भारत की कल्चरल आइडेंटिटी प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन के जितने भी एस्पेक्ट्स बनते हैं भारतीय संस्कृति ऊपर, वो पढ़ लीजिए। इसके लिए अलग से आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी बुक्स में ग्लोबलाइजेशन दिया हुआ है, जो आपने पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ी है सोसाइटी वाली बुक में मिल जाएगा। इसके अलावा विकिपीडिया पे ग्लोबलाइजेशन दे रखा है, वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, वो पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके लिए अलग से कोई किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रश्न कैसे आए आप देखिए। 2019 में ग्लोबलाइजेशन से हमारी जो लोकल आइडेंटिटी उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, प्रश्न आया। 2018 में जो कल्चरल होमोजाइनेशन है यानी जो हमारा जो सांस्कृतिक जो संवेशता है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। 2015 में ग्लोबलाइजेशन का महिलाओं पर क्या प्रभाव पूछा गया है। 2016 में ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल डाइवर्सिटी पे क्या प्रभाव है। 2013 में पूछा गया ग्लोबलाइजेशन का बूढ़े लोगों पर क्या प्रभाव है। तो प्रश्न देख के समझ में आता है कि ग्लोबलाइजेशन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, उसके हर एस्पेक्ट को समझना है। अब जो है युवा वर्गों पर क्या प्रभाव है वगैरह वगैरह, कोई भी प्रश्न बन सकते हैं, संभावित प्रश्न बनते हैं, उन पर आप सोच के रहिए तो 5 से 6 मिनट में आप उत्तर लिख पाए। सोशल साइंस का जो लास्ट पार्ट है वो महिलाओं से संबंधित है। महिला हमारे जो पॉपुलेशन का 49+% है, तो उनकी समस्याएं बहुत बड़ी समस्या है। आप आगे सिविल सर्वेंट बनोगे तो भी समझ पाओगे कि महिलाओं से संबंधित जितनी भी स्कीम्स वगैरह वो आपको जो है उसको कैसे इंप्लीमेंट करवाना होता है। तो महिलाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं। सिलेबस में महिलाओं संबंधित जो दे रखा है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। प्रश्न क्या क्या पूछे गए वो देखिए। 2019 में एम्पावरिंग वीमेन पे सवाल पूछा गया है। 2019 में अगेन जो है चैलेंजेस फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए क्या क्या चुनौतियां आई उन पे प्रश्न पूछा गया है। 2018 में महिला आंदोलनों के बारे में पूछा गया। 2015 में सेक्स रेशियो इन ट्राइब्स पे पूछा गया है। 2014 में पितृसत्ता के बारे में पूछा गया है। 2014 में अगेन कृषि के महिलाकरण के बारे में पूछा गया है। एडवर्स सेक्स रेशियो यानी जो उल्टा जो है लिंग अनुपात है उस पर प्रश्न पूछा गया है। और 2013 में जेंडर बायस पे प्रश्न पूछा गया है। अब जितने भी महिला संबंधी मुद्दे हैं, महिलाओं संबंधी जितनी भी राजनीति है, इनके लिए आपको इग्नू की बुकलेट जो आपको स्क्रीन में नजर आ रही है, ये इग्नू की बुकलेट आपको पढ़नी है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। महिलाओं से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं आजाद भारत में वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आप गूगल करोगे तो भी आपको मुद्दे मिल जाएंगे। एक आजाद फाउंडेशन करके वेबसाइट है, उस पर भी भारत की सामाजिक समस्याओं के बारे में डेटा दे रखे हैं। आपको डेटा याद नहीं करने, केवल ये समझना है कि महिलाओं की क्या स्थिति है। अब कभी भी जब आप करंट अफेयर्स पढ़ो, योजना पढ़ो, कुरुक्षेत्र
पढ़ो, द हिंदू पढ़ो या दैनिक जनसत्ता पढ़ो, तब आप देखो महिलाओं से संबंधित कोई मुद्दे अगर उभर के आते हैं तो आपकी बुक में वो लिखे हुए होने चाहिए। आप जो कॉपी में जो आप लिखते हो नोट्स, उसमें अलग से अटकाए हुए होने चाहिए, ताकि आप रिवीजन करके जाओ तो आपको उसको आराम से रिवाइज कर सको और उसको जो वहां पे प्रोड्यूस कर सको। अलग से कोई मोटी किताब आपको इसके लिए सामाजिक समस्याओं में महिलाओं की जो है अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जो तीसरा पार्ट है वो है भूगोल का पार्ट। अब भूगोल के लिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पहले आप सिलेबस देखिए भूगोल का जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब देखिए 2013 से लेकर 2019 तक क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहले जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं भौतिक भूगोल के बारे में, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। 2018 में IRNSS के बारे में पूछा गया है, मेंटल प्लूम के बारे में पूछा गया है। 2017 में नासा के जूनो मिशन के बारे में पूछा गया है। 2016 में हिमालय की जो उत्पत्ति है उसमें होने वाले लैंडस्लाइड है उनके बारे में पूछा गया है। जो फिलीपींस और 2014 में फिलीपींस इत्यादि जो द्वीप बने इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उन पे प्रश्न पूछा गया है। 2014 में अगेन वलित पर्वतों के बारे में पूछा गया। 2013 में महाद्वीपीय विस्थापन पे सवाल पूछा गया है। 2013 में डेल्टा जो है पश्चिमी घाट में क्यों नहीं बनते, पूर्वी घाट में बनते हैं, उस पर प्रश्न पूछा गया है। 2013 में हॉट डेजर्ट पे प्रश्न पूछा गया। 2013 में लैंडस्लाइड इन वेस्टर्न घाट और हिमालय पे प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए ये जो भौतिक भूगोल के जो प्रश्न है बहुत ही सरल हैं। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स भौतिक भूगोल के सिद्धांत 11th क्लास वाली जो आपको स्क्रीन में नजर आ रही है ये पढ़ना है, और भारत का भौतिक पर्यावरण, ये दो किताबें आपको पढ़नी है। जो टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं वही आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा कोई नई किताब आपको नहीं पढ़नी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और अगर एक आधा प्रश्न ऐसा जैसे मेंटल प्लूम इत्यादि मान लो आपने नहीं भी पढ़ा हो तो उसके लिए आप कितना भी पढ़ो आपको प्रश्न नहीं मिलने वाला, तो छोड़ दीजिए ऐसा प्रश्न, इससे अच्छा बेहतर है बजाय आप अपनी पूरी ऊर्जा कहीं और लगाओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं भौतिक भूगोल पर और भौतिक भूगोल के सिद्धांतों पर, उसमें से आपको आराम से मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कि भौतिक भूगोल के भी सवाल जो है वो अप्लाइड प्रकार के ज्यादा है। हिमालय पूछा है तो हिमालय में भूस्खलन क्यों हो रहा है उस पर प्रश्न पूछा गया है। द्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई, तो द्वीप सीधे नहीं पूछ के पूछा कि फिलीपींस इत्यादि के द्वीप कैसे बने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी आप जो है भौतिक भूगोल के सिद्धांतों में पढ़ोगे तो आपको आराम से एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएंगी। यही किताबें आपको पढ़नी है, इन पे 5-5 पॉइंट्स आप लिख के रख लीजिए। ज्योग्राफी का जो दूसरा पार्ट है वो क्लाइमेट यानी जलवायु से रिलेटेड है और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इन पे अभी तक क्या क्या प्रश्न पूछे गए देखिए। 2019 में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जो है प्रवाल मूंगों पर कोरल लाइफ पे क्या पड़ता है। 2019 में अगेन वाटर मासेस के ऊपर पूछा गया है। 2019 में मैंग्रोव वनों के बारे में पूछा गया है। 2019 में अगेन माउंटेन इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया है। वाटर स्ट्रेस के बारे में पूछा गया है। 2018 में डेड जोन्स ऑन मैराइन इकोसिस्टम पर पूछा गया है। कोल माइनिंग का क्या प्रभाव है पर्यावरणीय या उसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है, वो 2017 में प्रश्न पूछा गया है। दालों की खेती के साथ में दालों की खेती से संबंधित क्यों 2017 में पल्सेस 2016 को जो है इंटरनेशनल पल्स ईयर डिक्लेयर किया था तो यूएन ने, तो उस पर प्रश्न करंट का पूछ लिया था। एक टिपिकल सवाल पूछा गया ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर क्रायोस्फीयर की क्या भूमिका है। समुद्रों की जो लवणीयता है ओशनिक सैलिनिटी पे प्रश्न पूछा गया है। बाढ़ आने पर क्या क्या प्रभाव होते हैं 2017 में, उस पर प्रश्न पूछा गया है। मानसून पे प्रश्न पूछा गया है। एयर मासेस पे प्रश्न पूछा गया है। ओशन करंट यानी महासागरीय जो धाराएं हैं उन पे प्रश्न पूछा गया। अगेन 2015 में मानसून पे प्रश्न पूछा गया है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों पे प्रश्न 2014 में पूछा गया। अल नीनो का प्रभाव पूछा गया है। हिमालय के जो हिमनद हैं वो पिघल क्यों रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से, उस पर प्रश्न 2014 में पूछा गया है। 2013 में 3 सवाल पूछे गए हैं। एक तो साइक्लोन है फालिन, उन पर प्रश्न पूछा गया है। एक जो शहरी हैबिटेट है निवास है उन पर प्रश्न पूछा गया है। और एक है जो टेम्परेचर का इन्वर्जन जो है वो मौसम विज्ञान में क्या कहलाता है, इस पर प्रश्न पूछा गया है। तो अगेन सारा जो प्रश्नों का भार अगर आपने देखा होगा तो क्लाइमेट पर है, मानसून पर है, ग्लोबल क्लाइमेट पे चेंजेस क्या क्या हुए हैं उस एस्पेक्ट्स में आपको पढ़ना है। तो भौतिक भूगोल के सिद्धांत में जो जलवायु विज्ञान वाला टॉपिक एक तो आपको वो पढ़ना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था शंकर आईएएस के नोट्स जो आपने प्री में पढ़े थे उससे रिलेटेड जो टॉपिक इसमें दे रखे हैं वो आपको वापस से इसको रिवाइज करने हैं ताकि आप उत्तर लिखने की स्थिति में रहो। अलग से आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है। अगर आपके पास में शंकर आईएएस इंग्लिश में अगर हिंदी में आपको पढ़ना है तो वाणी पब्लिकेशन की जो बुक आती है पर्यावरण से संबंधित उसमें ये आपको टॉपिक मिल जाएंगे। छोटी सी किताब है वो आप पढ़ के अपना काम चला सकते हो। अलग से बहुत ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता है नहीं। इसके अलावा जो हिंदू या जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें कोई नए टॉपिक आते हैं या योजना आप पढ़ते हो तो उसमें जो नए टॉपिक आते हैं वो आप इसमें दर्ज करके रख लीजिए। अगला टॉपिक जो ज्योग्राफी का है वो संसाधनों से रिलेटेड है। आप आने वाले सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट को सबसे बड़ी जो चैलेंज वो है कि संसाधनों का अभाव रहता है। संसाधन विश्व में कहाँ कहाँ है, पानी के रूप में, जमीन के रूप में, वनों के रूप में, खनिजों के रूप में, स्पेस के रूप में, उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं।
टॉपिक क्या है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये आपके सिलेबस में दे रखे हैं। प्रश्न क्या क्या पूछे 2013 से लेके अब तक आप देखिए। 2019 में आपसे पूछा गया है कि रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, जहां जहां रिसोर्स हो वहां पर जो है मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, उस पर प्रश्न पूछा गया है। आर्कटिक में क्या क्या संसाधन है 2018 में, उस पर प्रश्न पूछा गया। 2016 में पूछा गया है कि वन जो जल संसाधन और भूमि संसाधनों का कैसे प्रयोग होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए। साउथ चाइना सी जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता है, उस पर प्रश्न पूछा गया है। 2016 में अगेन पूछा गया है कि भारत के अंदर जो चलने वाली नदियां हैं, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, उन पे प्रश्न पूछा गया है। जल संसाधन से संबंधित है माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट, उन पे प्रश्न पूछा गया है। 2015 में अगेन आर्कटिक में तेल है, उस पे प्रश्न है। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, यानी जो ताजे पानी जल संसाधन है, उन पे प्रश्न पूछे गए हैं। और जो इकोलॉजी की वजह से टूरिज्म बढ़ रहा है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में, उन पे प्रश्न पूछा गया है। 2014 में अगेन जो महासागरीय संसाधन है उन पे प्रश्न पूछा गया है। अफ्रीका के संसाधनों पे प्रश्न पूछा गया है। एटॉमिक एनर्जी और शेल गैस पर 2013 में प्रश्न पूछे गए। तो संसाधनों पर अगर आपको किताब पढ़नी है तो संसाधनों पर किताब आती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, जो कि इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था, उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अलग से आपको कोई भी किताब नहीं पढ़नी है। इसको अपडेट करने के लिए आप योजना पढ़ोगे तो उसमें चीजें मिल जाएंगी। संसाधनों के ऊपर 9th क्लास और 10th क्लास की बुक में अलग से चैप्टर्स दे रखे हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी के अलावा आपको इसके अलावा कोई किताब नहीं पढ़नी है। बाकी जो है आपको करंट से इसको अपडेट करना है। ज्योग्राफी का अगला पार्ट जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है, कहां पर खेती होती है, कहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहां पर सेवाएं हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न है। इसके लिए भी आपको इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी नाम की किताब पढ़नी है, उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसको अपडेट आपको करंट के साथ में करना है, अलग से कोई किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न क्या क्या है देखिए आप। 2019 में एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग यानी जो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के बारे में पूछा गया। 2018 में नील क्रांति उनके बारे में पूछा गया, ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में। 18 में भारत में औद्योगिक गलियारों पे प्रश्न पूछा गया है। 2017 में भारत में पेट्रोलियम रिफाइनरी पे प्रश्न पूछा गया है। 2014 में भारत में चाय के बागानों पे प्रश्न पूछा गया है। स्टील के कारखानों उन पे प्रश्न पूछा गया है। 2014 में हरित क्रांति पे सवाल आया है। 2013 के अंदर शुगर मिल्स और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे सवाल पूछे गए हैं। तो ये सभी के सभी प्रश्न आपको एनसीईआरटी की पीपल एंड इकोनॉमी बुक 12th क्लास की बुक है उसमें मिल जाएंगे। और आपको अपडेट करना है योजना इत्यादि जो आप पढ़ते हैं उनसे आपको इसके करंट के डेटा आपको अपडेट कर सकते हो। अलग से कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम पार्ट जीएस का जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ह्यूमन ज्योग्राफी की भी अलग से बुक आती है एनसीईआरटी की, उसी से प्रश्न आते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन आता है, लैंग्वेजेस आते हैं और जो बातें जो है भूगोल के एस्पेक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या क्या है आप देखिए। 2019 में मास ट्रांसपोर्टेशन पे सवाल आया है। 2018 में जल संसाधन कम होते जा रहे हैं, वो हालांकि उसमें आना चाहिए लेकिन इसमें चलो पूछ लिया है। आईटी हब बन गए हैं, उसकी आईटी हब बढ़ने से क्या ग्रोथ सेंटर पे क्या प्रभाव पड़ा, उन पे प्रश्न आए हैं। 2016 में स्मार्ट सिटी पे प्रश्न आया है। 2016 में अगेन सिटीज ऑफ इंडिया पर प्रश्न आया, वल्नरेबल कैसे है। फिर पॉल्यूशन पे प्रश्न 2015 में पूछा गया। स्मार्ट सिटी पे 2015 में प्रश्न पूछा गया है और सोशल प्रॉब्लम्स पूछा गया है अर्बन एरियाज की। तो मानव भूगोल का मतलब है खास करके जो ह्यूमन हैबिटेट बढ़ी है, शहरीकरण बढ़ा है, शहरीकरण के साथ में क्या क्या और संभावनाएं बढ़ी है, तो भूगोल की दृष्टि से बेसिक बुक आपको वो पढ़नी है। बाकी इन सब के उत्तर आपको 2 साल की योजनाओं में मिल जाएंगे। तो ये कुल मिला के जीएस फर्स्ट है। इसके लिए आपको कोई भी अलग से किताब नहीं पढ़नी है। आपको पहले टॉपिक लेना है, टॉपिक पर आपको 5 पॉइंट लिखने हैं और फिर मनन करना, फिर उत्तर लिखने के प्रयास करने हैं। जितना ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना जीएस फर्स्ट में मार्क्स आने की संभावना रहेगी। हम अलग अलग दिन जो है अलग अलग इसके सेशन रखेंगे, हिस्ट्री के प्रश्नों पर, सोशियोलॉजी के प्रश्नों पर और ज्योग्राफी, इसके उत्तर कैसे लिखे जाने चाहिए, तो आपको और अच्छी समझ हो जाएगी जीएस फर्स्ट की। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।